So very good afternoon all. वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज में हम लोग जो मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, या कल हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और लगभग हमने औरंगजेब तक खत्म किया था। मतलब 1707 तक जिसने भी मुगल एम्पायर ने, मुगल शासक ने रूल किया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक के हमारे 3 पार्ट्स में हमने जो भी इंपॉर्टेंट मुगल्स थे उन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, औरंगजेब को बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का आखिरी, बोल सकते हैं पावरफुल शासक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में कोई भी ऐसे राजा इतने शक्तिशाली नहीं हुए जितने बाकी के पहले थे। ठीक है, औरंगजेब बाकी सब में बोल सकते हैं। इसके बाद का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर औरंगजेब की बात करो तो वो आखिरी बोल सकते हैं ताकतवर शासक था। किस साम्राज्य से? मुगल साम्राज्य से। इसके बाद के जो भी साम्राज्य के जो राजा आए थे जो मुगल से ही रिलेटेड थे, पर उनमें इतना ज्यादा दम नहीं था या उन्होंने सही तरीके से शासन नहीं किया था, इसलिए वो चेंज भी होते रहे थे फ्रिक्वेंटली, और बोल सकते कि बहुत सारे इवेंट भी हुए थे उनके सामने। ठीक है, तो वो चीज के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और बेसिकली यहाँ से इस टॉपिक से हम लोग बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड यही देखते हैं कि बहुत से राजा हैं, तो उन राजा को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है। ठीक है, या वो किस चीज में रुचि थी, या कौन सी लड़ाई थी, या कौन से ब्रिटिशर्स के साथ में उनकी लड़ाई हुई, उनसे रिलेटेड हमको देखना है आज के उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यही रहेंगे कि राजा और राजा से रिलेटेड उनको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता था, क्या उपाधि देके रखी थी। यही क्लासेस में आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे ये बस। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? बाद में किस मुगल शासक को शाह ए बेखबरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, शाह ए बेखबर की बात हो रही है। ठीक है, शाह ए बेखबर किस मुगल शासक को बोला जाता है, सभी बताइए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग किसका आंसर दे रहे हैं? ए बता रहे हैं। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट को कहा जाता था। ठीक है, तो बहादुर शाह की बात करो तो बहादुर शाह जो फर्स्ट थे उनको क्या बोला जाता था? शाह ए बेकबर बोला जाता था। ठीक है, और ये नाम जो था वो किसने दिया था? एक मुगल इतिहासकारी थे, उनका नाम क्या था? काफी खान। ठीक है, एक इतिहासकारी थे जो कि मुगल साम्राज्य के टाइम पे बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या था? काफी खान। उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को क्या नाम दिया था? शाह ए बेखबर नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट देखो, इजराहा, बोल सकते राजस्व खेती की शुरुआत किसने की थी? तो इजराहा की बात कर रहे हैं हम लोग। जो इजराहा है वो किससे रिलेटेड है? सबसे पहली चीज हमारा जो रेवेन्यू फार्मिंग है, या राजस्व जो कृषि होती है या खेती होती है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो इजरा है वो किससे रिलेटेड है। तो इजरा किस चीज से रिलेटेड है हमारा? रेवेन्यू फार्मिंग से या राजस्व खेती से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो सब लोग के आंसर बता रहे हैं हमको। जालंधर शाह को बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बोल सकते हैं कि जो राजस्व खेती थी, या जिस राजस्व खेती को वो उस टाइम पे किस शब्द से इस्तेमाल किया जाता था? इजराहा के नाम से। तो इजराहा शब्द, पहली बात तो राजस्व खेती से, रेवेन्यू फार्मिंग से रिलेटेड है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? जालंधर शाह ने किया था। और जालंधर शाह को बोल सकते हैं कौन सी उपाधि है, किस नाम से जाना जाता है? लस्टफुल स्टूपिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, सैयद भाइयों जिसमें फारूकी अब्दुल्ला खान और हसन अली खान की मदद से कौन सा शासक सिंहासन पे बैठा था? विच रूलर सेट ऑन द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर फारूक अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान? कौन था वो शासक?
ठीक है, तो कौन था वो शासक? फारूक शियार था। कौन था वो? फारूक सियार के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? इंपॉर्टेंट क्या हमको याद रखना है फारूक सियार से रिलेटेड? पहली चीज तो ये भी याद रखना कि जो सैयद ब्रदर्स थे, बोल सकते हैं जो फारूक सियार था वो सैयद ब्रदर्स का क्या था? पपेट था। मतलब कि जैसा सैयद ब्रदर्स बोलते थे वैसा ही कौन करता था? फारूक सियार करता था। ठीक है, ये चीज देखने की वाली है। और सबसे मेन चीज एक उसका इवेंट है जो कि हमको 1717 का याद दिलाता है। 1717 में उसने ऐसा क्या काम किया था जो उसको हमको याद रखना है? ब्रिटिशर्स के बारे में सुना है ना हम लोगों ने? तो ब्रिटिशर्स को हमारे फारूक सियार ने क्या साइन करके दिया था? एक फरमान साइन करके दिया था। फरमान जानते हो क्या होता है फरमान? इसको फरमान नहीं फरमान ही लिखना, बहुत सी जगह लिया है। फरमान क्या होता है? एक तरीके का आदेश। मतलब कि उस टाइम पे बोला जा सकता है कि उस टाइम पे फारूक सियार ने एक फरमान साइन करके दिया था। मतलब ब्रिटिशर्स को एक आदेश दिया था कि बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, जो बंगाल का एरिया है, जो उड़ीसा का एरिया है, और जो बोल सकते हो बिहार का एरिया है, इन तीन एरियाओं में अपना क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। मतलब कि उसमें उनको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक आदेश साइन करके किसने दिया था? फारूक सियार ने दिया था। किनको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। किसको दिया था? तो ये चीज याद रहेगी। तो 1717 का इवेंट हमको क्यों याद रखना है कि फारूक सियार ने 1717 में क्या साइन करके दिया था? एक फरमान साइन करके दिया था, एक आदेश था। उस आदेश में क्या लिखा था कि जो बंगाल, बिहार और हमारा उड़ीसा वाला जो एरिया है वहां पे जो भी बिजनेस वो लोग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं बिना कोई टैक्स दिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका याद रखना फरमान का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहम्मद शाह को भी कहा जाता था, द मोहम्मद शाह वॉज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, तो बहादुर शाह, अगर मोहम्मद शाह की बात करो तो हम लोग मोहम्मद शाह को किस नाम से बुलाते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। तो अगर उसको देखोगे तो दूसरा क्या नाम था उसका? रंगीला सम्राट। क्यों था भैया रंगीला सम्राट? रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूमता था जैसे रणवीर सिंह घूमता है। तो रंगीला क्यों बोला जाता था? देखो, बेसिकली अगर आप देखो तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो एक बोल सकते हो कि शांत आदमी था। उसको फर्क नहीं पड़ता था, बढ़िया अपना जीवन आराम से जीता था। जो चल रहा है अपने हिसाब से चलने दो, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हो कि बहुत से ऐसे उसके डिसीजन है कि जो बोल सकते हो कि बहुत सी उसके वो शासनकाल के टाइम पे मराठास ने भी दिल्ली पे आक्रमण किया था। ठीक है, और बोल सकते हैं कि दो इन्वेशन भी हुए थे। एक नादिर शाह का इन्वेंशन हुआ था और एक और कौन सा था? अहमद शाह अब्दाली का भी इन्वेंशन उसी के टाइम पे हुआ था। तो बेसिकली उस लड़ाइयां जब भी होती थी वो खुद लड़ने नहीं जाता था, अपने लोगों को भेज देता था। तो वो बढ़िया अपने घर पे जाके बढ़िया कूलर के आगे चिल करके बड़ा सोया रहता था। ठीक है, तो कूलर चला के एसी चला के मस्त सो रहा है आदमी। ठीक है, तो आराम से अपनी जिंदगी जी, उसको अपनी चीजों से मतलब था, दूसरे की फालतू की दिमाग नहीं लगाता था। और उसने शासन भी बहुत आराम से किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? रंगीला सम्राट बन गया था। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, आगे हम लोग और देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो शाह बेखबर के बारे में हम लोगों ने देखा। ये किसका नाम, ये उपाधि किसको दी गई है? बहादुर शाह प्रथम को देके रखिए। ठीक है, द्वितीय भी आएंगे इसलिए प्रथम लिख रहा हूं मैं। रंगीला हमने देख ही लिया। ठीक है, लस्टफुल स्टूपिड बताया था अभी मैंने, किसको बोला जाता है? जालंधर शाह को बोला जाता है। अब ये वाला बताओ कि जो डिस्गस्टिंग कॉवर्ट है, ये घृणित कायर, किसको बोला जाता था? ठीक है, तो फारूक सियार को अभी हमने देखा था। ठीक है, तो फारूक सियार को किस उपाधि से या किस चीज से जाना जाता था? ठीक है, ग्रेनेड कायर या डिस्गस्टिंग कावर्ड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बेसिकली कायर की तरह पीछे छुप के काम करता था। सैयद ब्रदर्स पूरा का पूरा काम करते थे। ठीक है, यही हो गया हमारा। तो ये चीज भी याद रखना बाकी के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर यहीं से यही क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, किस शासक ने मुगलों के बीच सबसे कम समय तक शासन किया था? ठीक है, सबसे मुगल साम्राज्य की बात करूं तो ऐसा कौन सा शासक था जो कि सबसे कम टाइम के लिए
राजा बन के रहा था या सम्राट बन के रहा था? लोग यहाँ पे कंफ्यूज है। फारूक सियार बता रहे हो आप लोग तो ज्यादातर। फारूक सियार का अगर आप टाइम देखो तो टाइम बेसिकली उसने अपना शासन कब 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 स्टार्ट किया था? 1713 से लेके 1719, 6 साल चला था भैया उसका शासनकाल। ठीक है, सबसे कम टाइम के लिए अगर आप देखो तो सबसे कम टाइम के लिए मुगल राजा या मुगल सम्राट कौन रहा था? रफी उद दयाजत। ठीक है, कौन रहा था? कितने टाइम के लिए रहा था? 3 महीने 6 दिन के लिए। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड था उसका। ठीक है, किसका था? रफी उद दराजत। ये चीज याद रहेगी। फारूक सियार नहीं था भैया, ज्यादातर लोगों ने फारूक सियार दिया था। फारूक सियार लगभग 6 साल तक उसने रूल किया था। क्लियर हो गया ये सब? नेक्स्ट देखो, नादिर शाह ने किसके शासनकाल के दौरान हमला किया था? अभी देखा हम लोगों ने। और उस युद्ध का नाम भी बताना जो कि मुगल साम्राज्य और नादिर शाह के बीच में लड़ी गई थी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता दोगे। ठीक है, तो एक आंसर आ गया। अब सब बेसिकली हम मैंने बताया था कि उस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे दो बाहर के लोगों ने इन्वेजन किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। तो एक पहले बताया था मैंने, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किस टाइम पे किया था हमारा? 1739 की बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने किस पे आक्रमण किया था? दिल्ली पे आक्रमण किया था। उस युद्ध का नाम क्या था जो कि बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था? तो वो कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध या बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, किस ईयर में लड़ी गई थी बैटल ऑफ करनाल? 1739 में लड़ी गई थी। इसमें कौन जीता था? नादिर शाह जीता होगा ना, जब ही तो बोल सकते कि वो दिल्ली में जाके सब चीजों को मतलब लूट के आया था। तो इस युद्ध में कौन जीता था? नादिर शाह जीता था। नादिर शाह बोल सकते कि दिल्ली की तरफ दिल्ली में गया और वहां से दो इंपॉर्टेंट चीजों को लूट लूट के ले गया था। कौन कौन सी चीज थी? सबसे पहली चीज कल हमने पढ़ा था, ये क्या है? तख्ते ताउश क्या बोला जाता है? जो कल हम लोगों ने मयूर सिंहासन पढ़ा था, किसी ने बताया भी नहीं था वो चीज के बारे में, मैंने पूछना भी भूल गया था। पर ये चीज भी याद रखना कि जो मयूर सिंहासन है या पीकॉक थ्रोन है, उसको उस नाम से, किस नाम से जाना जाता था? तख्त ए तौश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो उसको लेके चला गया था जिसको हम लोग पीकॉक थ्रोन बोलते हैं। और दूसरा क्या चुरा के ले गया था? जो कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी चुरा के ले गया था। क्लियर हो गया? तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे हमारे, कि जो नादिर शाह है उसने दिल्ली पे आक्रमण या दिल्ली को किस ईयर में लूटा था? 1739 में लूटा था। किसके शासनकाल में लूटा था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में लूटा था। और वहां से दो इंपॉर्टेंट प्रमुख चीजें क्या लूट के ले गया था वो वहां से? पहला तख्त तख्त ए तौश, जो कि बोल सकते पीकॉक थ्रोन था या मयूर सिंहासन था। और दूसरा कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर डायमंड लेके चला गया था। क्लियर हुआ? तो ये चीज याद रखना। फिर इसी के बाद में हम लोग देखे तो इसी का सक्सेसर कौन था? इसके बाद में कौन आया था? ईरान। पहली बात तो जो नादिर शाह था वो किस देश से आया था? ईरान से आया था। ये चीज भी याद रखना, किस देश से आया था?
फिर उसी के बाद में ईरान से दूसरा कौन आया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, लूटने के लिए? अहमद शाह अब्दाली आया था। तो किस ईयर में आया था वो बोल सकते हैं कि 1748 में आया था। किस टाइम पे आया था? 1748 में आया था। बोल सकते हो कि उस टाइम पे नादिर शाह का अंतिम साल ही चल रहा था बेसिकली। जो वो नादिर, वो बोल सकते हैं हमारे जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उस रंगीला ने 1748 में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके लास्ट बोल सकते हैं कुछ साल पहले जब वो मरने वाला था, उसके कुछ साल पहले वो लूटने के लिए आया था दिल्ली में। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाता है कि मोहम्मद शाह अब्दाली, वो कहता है अहमद शाह अब्दाली और हमारा नादिर शाह, दोनों किसके रेन के मतलब किसके शासनकाल के टाइम पे आए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे आए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। और अहमद शाह अब्दाली की बात करूं तो उसने इंडिया पे कितनी बार इन्वेट किया था, कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार किया था। ठीक है, 1748 से लेके 1767 के बीच में, हाँ, इस टाइम पीरियड में उसने 8 बार इंडिया पे आक्रमण किया था। ठीक है, 8 बार वो लूटने के लिए आया था इंडिया में। ये चीज रहेगी याद। नेक्स्ट देखो, अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली की बात नहीं हो रही, ये मुगल सम्राट की बात हो रही है, शासक की बात हो रही है कि अहमद शाह एक सक्षम शासक थे। उन्होंने राज्य के मामलों को डैश के हाथों में छोड़ दिया था। ठीक है, कि बोला असक्षम थे वो, इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। उन्होंने जो भी अपना बोल सकते हो कि ताकत थी या अपना पूरा राजकाल था, वो किसके हाथ में दे दिया था? ठीक है, अब आप आंसर बता रहे हो, उनका ओरिजिनल नेम क्या था वो भी बताओ। आपने ऑप्शन तो सही बता दिया, और ऑप्शन के साथ उनका रियल नेम भी बताओ। कोई तो बता दो, एक किसी को भी पता है? सबसे पहली बात तो जो बोल सकते हैं आदम शाह एक असक्षम शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल या राज्य के मामलों को किनके हाथ में छोड़ दिया था? ऊधम बाई के नाम पे। ठीक है, तो ऊधम बाई को दूसरा उनका ओरिजिनल नेम क्या था? किसी को भी नहीं पता। ठीक है, उनको बोल दिया जाता था कुदसिया बेगम। भैया गलत मत सुन लेना, वरना गलत सुन लिया हो। कुदसिया बेगम था। ठीक है, और ये कुदसिया बेगम या बोल सकते जो ऊधम बाई थी, वो किसकी पत्नी थी? मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में उनका बेटा कौन था? अहमद शाह था। वो अंश मतलब सक्षम नहीं था उस राज्य को संभालने के लिए, तो राज्य को किसने संभाला था? मोहम्मद शाह रंगीला की पत्नी का नाम क्या था? कुदसिया बेगम या ऊधम बाई, उन्होंने संभाला था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो बोल सकते अहमद शाह बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली के बाद के जो आक्रमण हुए थे ना, जो उन्हीं के टाइम पे हुए थे। ठीक है, तो 1748 में वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे तो आया था, पर वो मर गया था उसी ईयर में। तो बाद के जो आक्रमण थे वो उसके टाइम पे हुए थे। ठीक है, कुदसिया बेगम के टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर? ये तो सबको पता होना चाहिए भैया। और इनको किस नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं वो भी नाम बताना, या इनका किस नाम की उपाधि देके रखी थी वो बता दो। ठीक है, तो एक आंसर आ गया है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज, मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये कैसे रिलेट करते हैं? और सबसे पहली चीज, हमको कैसे पता है कि ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे? मतलब भारत ने हमारे अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली क्रांति कौन सी ईयर में लड़ी थी?
ठीक है, तो 1857 की बात करते हैं हम लोग। तो 1857 में कौन से मुगल साम्राज्य मतलब सम्राट थे जिन्होंने बोल सकते हैं कि उस आंदोलन का साथ दिया था या क्रांतिकारी का साथ दिया था? ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इनका साथ दिया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बोल सकते हो कि सेना का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, तो लोगों ने इनसे मदद मांगने के लिए गए कि भैया हमारे लीडर बन जाओ और आप हमारा नेतृत्व करो, जिससे हमारा यह आंदोलन क्या है, सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने बोल सकते कि उस आंदोलन का क्या करा था, नेतृत्व करा था। ठीक है, वो लीडर बन के एक तरीके से उसको मतलब कि लीड कर रहे थे। इसलिए हमको ये चीज पता चलती है कि मोहम्मद शाह जफर जो थे वो हमारे मुगल सम्राट मतलब साम्राज्य के आखिरी शासक थे। ठीक है, और बेसिकली उस आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था कि अनसक्सेसफुल था? ठीक है, कि वो बोल सकते हैं कि वो आंदोलन काम मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अंग्रेजों ने वो आंदोलन को बंद कर दिया था, बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था और कैद करके उनको देश निकाला दे दिया था। देश निकाला देने के बाद उनको कहाँ मतलब कहाँ पे भेज दिया था? रंगून, जो बर्मा में आता है आज के टाइम पे, वहां भेज दिया गया था। ठीक है, उसके 4 साल बाद शायद 1862 में शायद उनकी मौत भी हो गई थी वहीं पे। ठीक है, वहीं पे उनकी मौत हुई थी। ये चीज याद रहेगी। तो मोहम्मद बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से कुछ उपाधि देके रखी थी? जफर नाम की उपाधि देके रखी थी, क्योंकि वो एक तरीके से उर्दू पोएट थे। ठीक है, उर्दू कवि थे और उर्दू बहुत सारी उन्होंने गजल वगैरह भी जो लिखी थी वो उर्दू में ही लिखी थी। ठीक है, इसलिए उनको एक जफर नाम की एक उपाधि देके रखी थी। क्लियर है ये? और इस चीज का पता हमको कैसे चलता है? तो 1857 की जो क्रांति का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में ये थे। ठीक है, और इनको बेसिकली अंग्रेजों ने मतलब वो क्या कहते हैं इम्प्रिजन करके जेल मतलब बंदी बनाकर बाहर देश निकाला दे दिया था। ठीक है, इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं माने गए। याद रहेगा ये? नेक्स्ट देखो, अली गौहर की नाम की किस शासक को जाना जाता है? ठीक है, अली गौहर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए सभी। ठीक है, तो सब कौन सा आंसर बता रहे हैं हमारा? सी बता रहे हैं, शाह आलम द्वितीय। अब ये शाह आलम द्वितीय कौन है, इनके बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? कोई एक भी बता दो भैया, जो शाह आलम द्वितीय है उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमको जरूरी पता होना चाहिए? 1764 को कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कोई सा युद्ध लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध था वो लड़ा गया था। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। उस बक्सर में कौन कौन सामने लड़ रहा था, मतलब कि कौन कौन की लड़ाई आपस में हुई थी? एक तरफ तो थे हमारे ब्रिटिशर्स। ठीक है, दूसरी तरफ कौन था? शाह आलम सबसे पहला। उसका साथ कौन दे रहा था? मीर कासिम। और तीसरा कौन था? सुजाउद्दौला। ठीक है, ये तीनों ने क्या करा था? एक अलायंस या गठबंधन किया था। इन तीनों ने मिलकर किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये दोनों अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ रहे थे। किसके खिलाफ में लड़ रहे थे? तो जो बैटल ऑफ बक्सर है, जब बैटल ऑफ बक्सर है उस वो किस ईयर में लड़ी गई थी? सबसे पहली चीज 1764 में लड़ी गई थी। किस किस के खिलाफ लड़ी गई थी? तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे एक तरफ वो थे और दूसरी तरफ 3 लोगों का गठबंधन था। 3 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था, जिसमें पहले कौन से थे? शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, फिर इसके बाद मीर कासिम था और तीसरा सुजाउद्दौला था। ये तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, पर जीता कौन था? ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ये तीनों के तीनों क्या कर गए थे? हार गए थे। ठीक है, फिर ये तीनों को हारने के बाद एक संधि साइन हुई थी। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी का नाम क्या है? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस संधि या ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किस ईयर में साइन हुई थी? 65 में साइन हुई थी। क्लियर हो गया? और इस ट्रीटी में क्या मतलब लिखा गया था, या इस संधि में क्या चीज हमको देखने को मिलती है? कोई बताएगा?
संधि हुई थी तो संधि में कुछ ना कुछ चीजें तो बोल समझौता हुआ होगा ना। किस तरीके का समझौता हुआ था? ब्रिटिशर्स तो जीत गए थे और शाह आलम जो द्वितीय था वो हार गया था। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इस ट्रीटी में क्या साइन करवाया था कि जो भी अब दीवानी अधिकार है या दीवानी राइट्स हैं किस किस की, बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की, अब ये किसके हाथ में चली जाएंगी? ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएंगी। दीवानी राइट्स मतलब समझते हो कि वहां का जो भी रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना वो अब राजा के पास नहीं जाके किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। कि मतलब वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए राजस्व मतलब इकट्ठा करने की अब अधिकार किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब वो एक भी कौड़ी राजा को नहीं देंगे, सारी की सारी कौड़ी अब किसके खाते में जाएगी? ब्रिटिशर्स के खाते में जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने पहली चीज शाह आलम द्वितीय के बारे में देखा। तो शाह आलम द्वितीय को हम लोगों को क्यों याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी किस ईयर में लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? एक तरफ अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ हमारा शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और तीसरा शुजा-उद-दौला, तीनों का गठबंधन था। तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ा, फिर भी ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे? ब्रिटिशर्स ने जीतने के बाद एक ट्रीटी या संधि साइन हुई। वो संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। किस ईयर में साइन हुई थी? ठीक है, 1765 में साइन हुई थी। अब इस बेसिकली इस संधि में लिखा क्या गया था कि अब जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं या दीवानी राइट्स हैं अब वो किसके हिस्से में चले गए हैं? ठीक है, अंग्रेजों के हिस्से में चले गए। कि वहां से अब जो भी राजस्व या जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा अब वो किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। अब शाह आलम उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? तो ये समझौता साइन हुआ था। अब जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझा दूंगा, पर यहाँ पे इतनी नॉलेज बहुत है आप लोगों के लिए। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राम मोहन राय को हम लोग आगे राजा बताते हैं ना, राजा राम मोहन राय, तो वो राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी? बताओ सभी। ठीक है, तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अब अकबर द्वितीय से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर द्वितीय ने एक तरीके का फेस्टिवल या एक तरीके का महोत्सव स्टार्ट किया था। उस फेस्टिवल का नाम बता दो कोई भी। ठीक है, फेस्टिवल समझते हो ना, एक तरीके का महोत्सव उसने स्टार्ट करा था। ये भी समझ लो कि वो महोत्सव या फेस्टिवल किसके लिए स्टार्ट करा था? हिंदू मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बढ़ाने के लिए उसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था। किसी को भी आता है इधर? उसको जरूर याद रख लेना भैया। उसने स्टार्ट करा था फूल वालों की सैर। ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम है। जैसे बलबन का हम लोगों ने पढ़ा था, बलबन ने एक फेस्टिवल स्टार्ट करा था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? नवरोज। ऐसे ही अकबर द्वितीय की बात करो तो अकबर द्वितीय ने भी एक फेस्टिवल को स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है? फूल वालों की सैर। और ये जो फेस्टिवल है, ये जो महोत्सव है, उसने क्यों स्टार्ट करा था? हिंदू मुस्लिम में एकता को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया था? फूल वालों की सैर। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? अकबर द्वितीय ने किया था। ठीक है, ये बताया ना कि जो हिंदू मुस्लिम में एक तरीके से एकता बढ़ाना चाहता था वो इंसान। एक तरीके से मिलाव होता था। मेल मतलब महोत्सव में फेस्टिवल क्या होता है? अभी मेला लगा है तो मेले में क्या करने जाते हो? देखने के लिए जाते हो ना आप लोग। बेसिकली वहां पे झूले झूमने के लिए, मतलब झूले को मतलब झूलने के लिए जाते हो। ठीक है, तो उस तरीके से उसने एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें लोग आए, हिंदू भी आएंगे और मुस्लिम भी आएंगे, तो उनमें साथ में बातचीत वगैरह हो सके। ठीक है, एक दूसरे को जान सके। तो आजकल का सोशल मीडिया नहीं है कि आपने मैसेज खोला और उससे बात कर ली।
तो वहां पे सोसाइटल फॉर्म में आपको मिलना पड़ेगा। तो हिंदू भी लोग आते थे वहां पे, मुस्लिम भी आते थे, तो वहां पे उन लोगों को एक तरीके से मीटअप होता था। मीटअप जानते हो ना? तो उस तरीके की चीजें उस फेस्टिवल में होती थी। ठीक है, उसने दोनों लोगों के लिए स्टार्ट किया था वो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, मुगल काल के जिले का किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, जैसे हमने सूरी वंश में देखा था कि सूरी वंश में आप देखोगे तो जो एम्पायर था उसको किस मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि जिलों को मुगल काल के टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? सूरी वंश में देखे तो वहां पे जो जिले थे वो उनको किस नाम से बुलाया गया था? सरकार के नाम से बुलाया गया था। तो मुगल साम्राज्य की बात करो तो मुगल साम्राज्य में भी जो जिले थे उनको क्या बोला जाता था? सरकार बोला जाता था। और जो छोटे जिलों से छोटी जो डिवीजन थी उसको क्या बोला जाता था? परगानास बोला जाता था। तो यहाँ पे भी परगानास ही है। ठीक है, तो जिले से छोटे क्या आते थे हमारे? परगानास। तो सूरी वंश वाला ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। सूरी में भी सरकार और परगानास था। मुगल साम्राज्य के टाइम पे भी क्या था? जिले को क्या बोला जाता था? सरकार। और उससे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? परगानास बोला जाता था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में सेना का प्रमुख था? तो जो भी मुगल काल में सेना का प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? ये क्वेश्चन कल करा था, सबके आंसर सही होने चाहिए। तो भी लोग वजीर बता रहे। वजीर भैया कल बताया था मैंने कि वजीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो वजीर नहीं होगा। वजीर का ये चीज याद रखना, जो वजीर रहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग से रिलेटेड रहता है। तो हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? मीरबख्शी के बारे में पढ़ा था। तो मीरबख्शी क्या होते हैं? जो भी सेना के प्रमुख होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सेना का नेतृत्व करना, सेना की देखभाल करना, क्या चीज कम पड़ रही है, खुफिया जासूसी करना, ये सब काम किसका रहता है? हमारा मीर बख्शी, मतलब वीर बख्शी जो रहते हैं उनका रहता है। ठीक है, उसको प्रमुख को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेवा में चिकित्सा के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, अपॉइंटेड एट अ फिजिशियन या डॉक्टर बोला जा सकता है। कौन था भैया मुगल साम्राज्य के टाइम पे चिकित्सक? ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कौन था उस टाइम पे चिकित्सक या डॉक्टर? मनुकी था। ठीक है, कौन था? अगर उसका पूरा नाम देखोगे तो क्या नाम है उसका? निकोलाओ म्यूनिकी। ठीक है, ये कहाँ का इंसान था? इटली का था। कहाँ का था? अभी किसके शासनकाल में हम लोगों को देखने को मिला था, या कौन इसको लेके आया था? किस मुगल सम्राट के शासन या हमको दरबार में देखने को मिला था ये? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह उसको लेके आया था। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहली चीज की किस में से मतलब मुगल सेवा में चिकित्सा के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो पहली कौन था हमारा? निकोलाय म्यूनिकी। ठीक है, इसको कहां से बिलोंग करता है? ये इटली से बिलोंग करता है। और ये किसके शासनकाल के टाइम पे आया था? ये दारा शिकोह के टाइम पे आया था। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, मुगल प्रशासन में मुतासिब किसके नाम से बोला जाता है? ठीक है, मुतासिब क्या बोला जाता है? किससे रिलेटेड है मुतासिब?
ठीक है, तो सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी हमारा सही है। ठीक है, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स, या बोल सकते हैं सार्वजनिक नैतिकता और प्रभारी अधिकारी, या बोल सकते हैं जो पुलिस का काम करते हैं ना लगभग, उनको बोला जाता था। ठीक है, जो काम पुलिस का होता है आज के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो काम था बेसिकली उनका था सार्वजनिक नैतिकता और प्रभारी की अधिकारी करना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, मुतासिब बोला जाता था। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। जो आज के टाइम पे हम लोग पुलिस यूज करते हैं, उस टाइम पे वो किस नाम से बुलाते थे उसको, मुतासिब के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट देखो, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल का प्रतिबंधन किससे किया गया है। ठीक है, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वोकेबलरी माल रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ज्यादातर लोग टैक्स बता रहे हैं। बेसिकली आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो माल है बेसिकली किस, अगर कोई दुकानदार है तो दुकानदार अपने जो भी मतलब वो चीजों को लेके आता है उसको माल बोलता है कि नहीं बोलता, कि जो भी चीज उसके वो की माल खत्म हो गया, तो माल खत्म हो गया मतलब कि बेसिकली जो चीज मतलब जो भी चीज वो बेचता है उस चीज को वो माल बोलता है ना। तो उस टाइम पे जो माल था, उस टाइम पे जो खेती से जो चीजें निकलती थी उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको माल बोला जाता था। ठीक है, तो जो माल शब्द है वो किससे रिलेटेड रहता था, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था। ठीक है, भू राजस्व से रिलेटेड था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, किससे रिलेटेड था, हमारा भू राजस्व से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखो, मदद ए माश मुगल प्रशासन में इंगित था। मदद ए माश इंडिकेट द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मदद ए माश क्या था हमारा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है चारों में से। मदद ए माश किस चीज से रिलेटेड है मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या लिख रही है यहाँ पे, मदद लिख रही है। मदद का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो बेसिकली उस टाइम पे जो भी हमारे, अब देखो मदद का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो बेसिकली उस टाइम पे जो भी भूमि एज अ चैरिटी दे दी जाती थी, तो आज के टाइम पे भी मान के चलते ना कि अगर मेरे पास भूमि है या बहुत सारी लैंड है, अगर किसी इंसान को कोई काम है या उसको हॉस्पिटल बनाना है या बोल सकते वृद्धाश्रम बनाना, तो अगर एज अ चैरिटी अगर मैंने उस लैंड को दिया ना, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, मदद ए माश बोला जाता था। ठीक है, कोई भी भूमि किसी भी चैरिटी के रूप में या किसी के मदद के रूप में दी जाती थी, उसको क्या बोलते थे वो लोग, मदद ए माश बोलते थे। तो कौन सा है हमारा, कि विद्वान व्यक्ति जो दान के रूप में दी गई राजस्व में मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था, मदद ए माश बोला जाता था। ठीक है, रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू द लर्नड पर्सन एज अ चैरिटी। एज अ चैरिटी जो भी लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, मदद ए माश बोला जाता था। अब ये भैया टेक्निकल टर्म है, पता है आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, इनको ऐसे का ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। बस ये चीज है, उसको नाम से जरूर थोड़ा सा याद कर लेना, मदद ए मार्च, तो मदद करना मतलब बेसिकली एज अ चैरिटी देना। ठीक है, तो उससे याद रखना। नेक्स्ट देखो, मुगल शासन के दौरान पूर्ण रूप से तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। ठीक है, अब तांबे से रिलेटेड नहीं है, अब आप तीनों को आपको आंसर करना है कि उस टाइम पे जो सोने के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था, तांबे के सिक्के को क्या बोला जाता था, और चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था। तीनों ऑप्शन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी। ठीक है, सबने वो तो बता दिया आप लोगों ने, अब ये चीज भी
देखो, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड था, एक हमारा सिल्वर था, और एक हमारा क्या था, कॉपर था। गोल्ड को क्या बोला जाता था, मोहर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वहीं पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को क्या बोला जाता था, रुपी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अब तांबे की बात हो रही है, तांबे को क्या बोला जाता था? इन चारों ऑप्शन में से कोई लग रहा है क्या आपको? ये चारों के चारों ऑप्शन नहीं है भैया, यहाँ पे ई होना चाहिए था, नन ऑफ दी अबव, वो होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर्स को क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दाम बोला जाता था। ये चीज याद रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, सब लोग ए डी बी सी वही देख रहा था मैं, कोई ऐसा ही आंसर बताया किसी ने भी नहीं बोला। और मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ये मेडिवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन कॉपर के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहली चीज, जो गोल्ड के सिक्के होते थे या सोने के सिक्के होते थे, उनको क्या बोला जाता था, मोहर बोला जाता था। ठीक है, मोहर हमने देखा है ना इस शब्द का इस्तेमाल। तो फिर वहीं पे सिल्वर जो रहते थे, चांदी के सिक्के जो रहते थे, उनको क्या बोला जाता था, रुपी बोला जाता, रुपए बोला जाता था। ठीक है, और कॉपर के जो सिक्के होते थे उनको क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दाम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट देखो, मुगल चित्रकला की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? हु above the following is the foundation of the Mughal painting? ठीक है, हमारी जो मुगल चित्रकला है उसकी नींव किसने रखी थी? यहाँ तो लोग अलग ही बता रहे हैं। देखो, अभी तक एक ही आंसर सही आया है। किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। ऐसे सिंपल से क्वेश्चनों की उम्मीद नहीं थी कि सब लोग गलत बताओगे। क्यों बोली गई थी? बेसिकली उस टाइम पे जब हुमायूं 15 साल के लिए एग्जाइल हुआ था ना, 15 साल के लिए गायब हुआ था। ठीक है, तो 15 साल के लिए जब वो गायब हुआ था तो अफगानिस्तान वाले एरिया में घूम रहा था। ठीक है, उस एरिया में उसको दो लोग मिले थे। कौन कौन से मिले थे? एक मिले थे ख्वाजा अब्दुस समाद। ठीक है, और दूसरे कौन थे हमारे? ठीक है, ये दो लोग मिले थे उनको। ठीक है, जब उनको देश निकाला दे दिया गया था, तो वो देश निकाले के टाइम पे जब वो 15 साल भटक रहे थे, तो 15 साल में उनको दो लोगों से उनकी भेंट हुई थी। पहले थे हमारे ख्वाजा अब्दुस समाद, और दूसरे कौन थे? मीर सैयद। ये दोनों के दोनों किस में एक्सपर्ट थे? पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो जब वो बोल सकते कि 15 साल के बाद जब उन्होंने युद्ध लड़ा सरहिंद का और वो जीत गए, तो इन दोनों को अपने कार्यकाल में, या बोल सकते अपने द्वार, वो अपने दरबार में लेकर आए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने, बोल सकते कि हुमायूं, और हमारे जो हुमायूं थे, उनको पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक भी था। ठीक है, तो इन दोनों को जीतने के बाद में अपने दरबार में लेकर आए थे वो। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो मुगल साम्राज्य में जो चित्रकला थी उसकी नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखी थी। तो जहांगीर मत करना। और क्लियर हो गया? नेक्स्ट रखो, दस्तान ए आमिर हमजा की चित्रण किसने किया है? ठीक है, हु डिड द इलस्ट्रेशन ऑफ दास्तान ए आमिर हमजा? इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका चित्रण अभी हमने देखा कि हमदुस समाज जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, किसने किया था इसका चित्रण? हमदुस समाज, जो कि किसके टाइम पे आए थे? कौन लेके आया था उनको? हुमायूं लेके आया था। उन्होंने किस चीज का चित्रण किया था? दास्तान ए आमिर हमजा का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? जहांगीरी के टाइम के दरबार के चित्रकार कौन थे, ये बताइए सभी।
अभी ध्यान से पढ़ा होगा तो सही कर दोगे आंसर। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, तो हुमायूं दो लोगों को लेके आया था और दोनों के दोनों पेंटिंग में एक्सपर्ट थे। कौन था पहला? एक था अब्दुस समादी और दूसरा कौन था? मीर सैयद अली। ये दोनों के दोनों किसके टाइम पे आए थे? हुमायूं के दरबार के थे, चित्रकला चित्रकार थे। बाकी के कौन बचे हमारे? दो बचे। कौन कौन से? अब्दुल हसनी और दूसरा अक्का रीसा। ये दोनों किसके दरबार के बोल सकते चित्रकार थे? जहांगीर के टाइम के। ठीक है, तो 2 और 3 कहां पर दिख रहा है हमको? बी में, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि सबसे पहले जो हमदोस जो शहीदी है, ये समीदी है, जो किस टाइम पे आए थे? हुमायूं के टाइम पे आए थे। वहीं पे मीर सैयद अली भी हुमायूं के टाइम पे ही आए थे। दो लोग बचे, अब्दुल हसनी और अक्का रिजा। ये दोनों किसके टाइम पे आए थे? किसके टाइम के चित्रकार हैं? तो जहांगीर के टाइम के चित्रकार हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वाण यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल थी? ये कल कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पढ़ा था वो, उसको कौन सी चीज मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी चीज मार मतलब किस अंतर को बजाने में महारत प्राप्त थी? वीणा बजाने में। ठीक है, उसे म्यूजिक मतलब बेसिकली उसको बजाना तो आता था, बेसिकली उस चीज को वो मतलब इंस्ट्रूमेंट को चला तो लेता था, पर उसने अपने दरबार में नाचना और गाना पे क्या लगा के रखे था? प्रतिबंध लगा के रखा था, क्योंकि उसको लगता था कि वो दरबार में इस तरीके की चीजें करना क्या है? एंटी इस्लामिक है, इस्लाम धर्म के क्या है? विरोध में। तो उसने बेसिकली नाचना गाना अपने दरबार में बंद करा दिया था। ठीक है, पर उसको क्या चीज बोल सकते हैं कि उसमें महारत प्राप्त थी? बोल सकते किस इंस्ट्रूमेंट में? तो हमारे वीणा में। ठीक है, और ये चीज भी याद रखना, बहुत सारी जो क्लासिकल बुक्स है ना, वो क्लासिकल बुक्स बहुत सारी जो है वो औरंगजेब के टाइम पे ही लिखी गई थी। ठीक है, इतनी चीज भी याद रखना। अगर आपकी क्लासिकल बुक्स की बात करें तो क्लासिकल बुक्स जो है, बहुत सारी क्लासिकल बुक्स औरंगजेब के टाइम पे भी लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? कि ये 9 रत्न जो अकबर के 9 रत्न थे ना, तो 9 रत्नों में से एक कौन थे हमारे? तानसेन थे। ठीक है, वो संगीतकार भी थे और कंपोजर भी थे, उन्होंने बहुत सारी राग वगैरह कंपोज करी है। साथ में वो उसके दरबार थे, पर उनको किसी ने भेंट किया था। ठीक है, अकबर को भेंट किया गया था, तो उनको किस राजा ने भेंट किया था? जो रीवा के राजा थे उनका नाम क्या था? उन्होंने किनको भेंट किया था? अकबर को। ठीक है, और इनकी जो कब्र है वो कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। किसकी कब्र के पास में है? अगर उनके गुरु की बात करोगे तो उनके गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम बताओ सभी। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम क्या था? संत हजरत ख्वास। ठीक है, ये उनके गुरु थे, और उनके गुरु बेसिकली उन्होंने इन्हीं से उन्होंने म्यूजिक सीखा था, और उनकी कब्र के पास ही इनकी मकबरा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इन्हीं ने ही इनसे ही प्रभावित होके उन्होंने अपने धर्म को चेंज किया था। ठीक है, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था ना, तो अपने गुरु को ही देखकर उन्होंने अपने इस्लाम धर्म को अपनाया था। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग में वो कौन से हिंदू ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणी मतलब हाँ हिंदू ही थे। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। बाद में उन्होंने ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने के बाद अपने आप का जो धर्म था वो चेंज किया था, इस्लाम धर्म में चेंज कर लिया था। किसके कारण करा था? उनके गुरु के कारण करा था, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। उनके गुरु का नाम क्या है? संत हजरत ग्वास। क्लियर है? मोहम्मद ग्वास बता रहे थे, वो नहीं है भैया, मोहम्मद नहीं आता, हजरत आता है उनके नाम के आगे। नेक्स्ट देखो, पुस्तकों के नाम को लेखकों के नाम से मिलाइए।
अब एक तरफ आपको बुक्स दे के रखी हैं, दूसरे उनके ऑथर्स दे के रखे हैं, उनको मेव करना है आपको। अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनके नाम आपने सुने नहीं है, पर आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है, इसलिए ऐसी बुक्स हम लोगों ने देखी है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। पहले तो आंसर बताओ सब। बी का 1, ठीक है, चलो एक आंसर आ गया। बाकी ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अगर नहीं पता ना तो इसको समझ लेना अच्छे से। आलमगिरी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? आलमगिरी द्वारा लिखा गया है हमारा मुंशी मोहम्मद कजीम के द्वारा। नहीं, कजीमो नहीं है यहाँ पे, कजीम ही है बस, ठीक है, करीम होगा ये। तो मुंशी मोहम्मद करीम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कौन सा बुक लिखा गया है? आलमगीर नामा, ठीक है। फिर इसके बाद तब्बत ए अकबरी की बात करें तो ये तब्बत अकबरी किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। फिर चार चमन की बात करो तो चार चमन किसने लिखा है? चंद्रभान बहरमामी ने लिखा है। और इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखा है? मुइत्तामिद खान ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? मुइत्तामिद खान ने लिखा है। ये चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आ भी सकती है आपकी एग्जाम में। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ शाहजहां नामा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्यों भैया? सब लोग सी सी बता रहे, एक जने का ही आंसर सही आया है। शाहजहां नामा जो किताब है वो किसने लिखी थी? इनायत खान ने लिखी थी भैया। किसने लिखी थी? इनायत खान ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? पर्शियन भाषा में लिखी थी, ठीक है। किस भाषा में लिखी थी? पर्शियन या फारसी भाषा में लिखी गई थी। इस भाषा मतलब पर्शियन भाषा में जो बुक थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था, ठीक है। किसने किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट? A.R. फुलर ने किया था, ठीक है। शाहजहां नामा जो किताब थी उसका मतलब उसका लेखक या लेखक कौन थे हमारे? इनायत खान थे, ठीक है। इनायत खान ने इस किताब को किस भाषा में लिखा था? पर्शियन भाषा में या फारसी भाषा में लिखा था। इस फारसी भाषा की जो किताब थी उसको इंग्लिश में फिर से ट्रांसलेट किया गया था, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? A.R. फुलर ने किया था, ठीक है। A.R. रहमान नहीं है, A.R. फुलर है। और ये इनायत खलील नहीं है, इनायत खान है ना यार, रॉकी भाई लेके शुरू हो जाए सब। नेक्स्ट करो, देखो इनमें से कौन सा युग्म सही, मतलब मैच द फॉलोइंग, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, कल हमने करा था इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था विलियम हॉकिंस के बारे में। तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा, सर थॉमस जो रो थे वो किसके दरबार में आए थे? इसमें तो अकबर लिखा है। अकबर के टाइम पे आए थे या जहांगीर के टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये 1609 में आए थे और ये 1615 में आए थे, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, तो गलत ही निकालना था हमारा स्टेटमेंट। तो सही कौन सा, मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? बी वाला।
ठीक है, इसके बाद वाला भी देख लो, जहां जहां जो शाहजहां थे उनके दरबार में कौन आया था, टेविनियर आया था। और मनुची की बात करो तो मनुची किसके दरबार में आया था, औरंगजेब के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि एक इंग्लिश खान का उपाधि के नाम से भी एक इंग्लिशमैन को जाना गया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो रॉबर्ट मतलब कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। ठीक है, किसने दिया था, जहांगीर ने ही दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ये मुगल सम्राट से रिलेटेड मिलेंगे। मतलब औरंगजेब तक तो हमने पढ़े थे, बाद के जो हमने क्वेश्चन है वो जो इस टॉपिक में कवर किए हैं या इस पार्ट में कवर किए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, भारतीय महिमा के अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको सबको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, भारतीय महिमा के अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, द लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी। ठीक है, तो जो हमने बाद के मुगल्स के बारे में देखोगे तो 1707 से 1707 के बाद 1857 तक हमने कितने देखे, मुगल एम्पायर्स के बारे में देखा, जो कि जिनमें इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे जितने औरंगजेब था या अकबर थे। उनके बाद के हम लोगों ने जो जो मेन मेन टॉपिक्स थे या मेन मेन क्वेश्चंस थे उनको कवर किया इस मतलब पार्ट में। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं इस पार्ट में भैया अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।